यार बता रही थी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस विशेष पॉडकास्ट में, जहां हम स्वास्थ्य, परंपरा और आधुनिक विज्ञान के संगम को समझने का प्रयास करेंगे। हमारा यह एपिसोड काफी विशेष है क्योंकि हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर प्रीति वेद शुक्ला मैम, जो एक अनुभवी आयुर्वेदिक जनरल फिजिशियन के साथ-साथ आयु नक्षत्र क्लिनिक की संस्थापक, मेडिकल एस्ट्रोलॉजर और सारवी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज चुनहट में संविता विभाग की विभागाध्यक्ष भी हैं। मैम, आयुर्वेद को लेके आम जनता और हम जैसे स्टूडेंट्स के मन में बहुत ही मिथक और सवाल होते हैं, और आज हम आपसे सवालों के थ्रू उन जानकारियों को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, आयुर्वेद को अक्सर अवैज्ञानिक कहा जाता है, इस बारे में आपका क्या विचार है? नहीं नहीं, ये बिल्कुल अवैज्ञानिक नहीं है, ये टोटली साइंस बेस्ड है। क्योंकि पहले जिस काल में आपने ये सुना होगा, पहले तो ये था कि भाई आयुर्वेद है, हजारों साल पुरानी सभ्यता है, तो मुझे लगता है कि ये साइंस बेस्ड नहीं है, इट्स एन आर्ट। बहुत सारे देशों में अभी भी इसको आर्ट ही बोला जाता है या इंटीग्रेटिव मेडिसिन ही बोले जाते हैं। मतलब उसको प्रॉपर साइंटिफिक नहीं बोला जाता है। पर इतने सारे रिसर्चेस हो चुके हैं, आप इंडिया में जब भी देखेंगे, आप गूगल पे देख लीजिए, जो शास्त्रों के हमारे श्लोक बताए गए हुए हैं, जो मेडिसिन बताई गई हुई हैं, उनमें हजारों रिसर्चेस हो चुके हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि इसको आप जो है नॉन साइंटिफिक बोलिए। ये साइंटिफिक है, टोटली साइंटिफिक है। किंतु आधुनिक जीवन शैली के चलते क्या आयुर्वेद आज भी उतना ही रिलायबल है जितना पुराने दिनों में हुआ करता था? पुराने दिनों को ले लीजिए और अभी ले लीजिए, अभी अपनी ही जनरेशन देख लो कि हमारे से एक पहले जनरेशन देख लीजिए। 60 साल के लोग भी अभी प्रॉपर तरीके से खड़े होके चलते हैं, और हमारे यहाँ पे 40 साल में ही घुटनों में दर्द होने लग रहा है। जी। तो व्हाट इज द रीजन? तो इट इज टोटली कि हमारी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा डाउन हो चुकी है। तो पहले के टाइम के जो प्रणाली यूज करते थे, उनकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग थी, प्योर वातावरण में रह रहे थे, कोई पोल्यूशन नहीं था, खाने का कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ था, एकदम प्योर हाइजीनिक और ऑर्गेनिक खाना खाते थे। तो उसके चलते जो एक बताया गया है आयुर्वेद में कि जैसा डाइजेशन, जैसा खाना रहेगा, वैसा आपके शरीर और मन का पोषण होता रहेगा। तो उनकी इम्यूनिटी भी इतनी स्ट्रांग थी, तो थोड़ी ही चीजें और वो फॉलो कर लेते थे। ऋतुचर्या हुआ, दिनचर्या हुआ, रात्रिचर्या, जो हमारे सूत्रस्थान आयुर्वेद में सब बताए गए हुए हैं स्वस्थ जीवन के लिए, वो थोड़ा भी फॉलो करके उतना ज्यादा इफेक्ट मिलता था। पर अभी क्या है कि हम उतना ज्यादा फॉलो भी नहीं करा सकते हैं, ड्यू टू आवर फास्ट ग्रोइंग और गोइंग लाइफ में। और दूसरी चीज, उतना हम इम्यूनिटी स्ट्रांग भी नहीं देखते हैं, क्योंकि हमारा वातावरण भी इतना दूषित हो चुका है और खाना भी इतना ज्यादा प्योर ऑर्गेनिक मिलता नहीं आजकल है। तो हर जगह पे मिलावट ही हो हर रही है, जगह मिलावट है, साफ खाना डेफिनेटली। तो अब मिल नहीं बच्चों रहा की है। इम्यूनिटी से लेके अगर स्टार्ट कर दिया जाए, तो हमको नहीं लगता है कि इतनी ज्यादा इम्यूनिटी होगी जो हमारे 2 जनरेशन पहले की थी। तो तो मैम, पीडियाट्रिक केयर में और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद में ऐसा क्या वर्णित है जो हम आज के जीवन में भी फॉलो कर सकते पूरी हैं? पूरी संहिता आयुर्वेद की, काश्यप संहिता है, जी। जो अभी खंडित रूप में मिलती है, पर उसमें ऐसे बहुत सारी चीजें बताई गई हुई हैं जो बच्चों के पैदा होने के बाद से ही उनको इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए, जैसे सुवर्ण प्राशन आजकल बहुत प्रचलन में है। पार्लियामेंट में भी लोगों ने उसका मतलब वर्णन किया, उसके बारे में बताया हुआ है कि आयुर्वेदिक इम्यूनाइजेशन नाम से आया हुआ है जी, सुवर्ण जी। प्राशन। हम उसके थ्रू बच्चों की इम्यूनिटी इन्हांस कर सकते हैं, डेफिनेटली। और भी बहुत सारी चीजें हैं, बच्चों के जो डेली रूटीन है, अभी जो बहुत ज्यादा मॉडर्नाइज्ड होने के चक्कर में उनको मोबाइल या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, उनके मेंटल जो ये ग्रोथ होती है, उसको कम कर देते हैं, उस पर ध्यान देना है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पीडियाट्रिक्स में भी आयुर्वेद बहुत आगे जा रहा है। छोटी छोटी चीजों से लेके वेदना अध्याय पूरा बताया गया काश्यप संहिता में, जहाँ बच्चे के रोने की आवाज से बता देते हैं कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम हुई होगी। मैम, लेकिन आजकल लाइफस्टाइल इतनी भाग-दौड़ वाली हो गई है कि पेरेंट्स बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। दोनों अ, वर्किंग होते हैं, तो ये सब मैनेज नहीं हो अब पाता है। डेफिनेटली ये पेरेंट्स की ही गलती है, क्योंकि अब कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, है ना? जी। अब बच्चों अपनी जनरेशन, आपके बच्चों की जनरेशन अगर आगे की और अच्छी करनी है, तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि बीच का काल जो गया हुआ है जिसमें बच्चों पे ध्यान नहीं दिया गया, इम्यूनिटी उनकी डाउन हुई है, उसमें कौन जिम्मेदार था? वो सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स ही जिम्मेदार थे, है ना? तो उस पे भी ध्यान देना पड़ेगा। और कुछ आयुर्वेदिक जो मेडिसिन हैं, जो टोटली हार्मलेस हैं, ये बिल्कुल ना सोचे कि साइड इफेक्ट्स होते हैं।
और बच्चों के लिए तो बहुत सेफली बनाए जाते हैं क्योंकि वो नन्ही सी जान है, उनके लिए हम कैसे ये सोच सकते हैं कि इतना मैम आप हार्ड मेडिसिन सुवर्ण जाएँगे। प्राशन के मेडिकेशन और उसके प्रोसेस के बारे में कुछ बता सकती हैं? सुवर्ण प्राशन जैसे कि कुछ मेडिसिन्स हैं आयुर्वेद में वर्णित हैं जो फिजिकली और मेंटली ग्रोथ और सोशली आई विल ऑलवेज इंक्लूड इन दिस कि सोशली जो ग्रोथ होती है, जैसे बच्चा बहुत ज्यादा भागता है, बहुत ज्यादा बच्चों को देख लिया तो भागने लगता है, ये ग्रोथ भी उसके थ्रू हो सकती है। आयुर्वेदिक कुछ प्रिपरेशंस हैं, जी, वो मेडिसिन्स हैं, प्रिपरेशंस के बारे वो में। प्रिपरेशंस के बारे में मैं बताऊंगी कि कुछ उचित मात्रा में, मतलब जो बच्चों को साइड इफेक्ट नहीं कर सकती हैं, वो मात्रा में प्रिपरेशन बनाते हैं। सब सारे शास्त्रों में अलग अलग बताया गया हुआ है, तो उसको मेडिसिन को लेते हैं और प्रॉपर पुष्य नक्षत्र पे ही उसका पान कराया जाता है। मतलब 1 ड्रॉप डिपेंड अपॉन द पेशेंट्स, मतलब जो बच्चे हैं उसके ऊपर डिपेंड भी करता है। कभी-कभी डिजीज्ड पर्सन आते हैं तो उनको कुछ लंबे टाइम के लिए दे दिया जाता है या फिर प्रॉपर पुष्य नक्षत्र जो है उसी पे ही दिया जाता है 1 ड्रॉप। इसको आयुर्वेदिक इम्यूनाइजेशन भी कहते हैं। इसका जो लेने का तरीका है वो है 6 मंथ की बेबी से लेके आप 16 ईयर्स के बेबी तक दे सकते हैं। प्रत्येक मंथ में आता है पुष्य नक्षत्र, जी। उसी डेट को तो ही मैम देना है। जैसा कि आपने बताया पूष्य नक्षत्र में ही, तो ऐसा स्पेसिफिकली क्यों? इसी नक्षत्र में क्यों? दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आई मस्ट से कि बहुत सारी जगहों पे है, मैं मतलब मेडिकल एस्ट्रोलॉजर, तो मैं इसका बहुत सारा ध्यान दिया मैंने इसको कि जगह-जगह पे शास्त्र में पुष्य नक्षत्र दिए हैं, कहीं पे अलग नक्षत्रों का नाम क्यों दिया हुआ है, जी। ये मतलब एस्ट्रोलॉजी से क्यों इन्होंने कोरिलेट किया हुआ है। तो पुष्य नक्षत्र जैसे वैसे 27 नक्षत्र होते हैं, तो उसमें भी केवल पुष्य नक्षत्र को इसलिए लिया गया हुआ है क्योंकि इस नक्षत्र का कुछ इफेक्ट है, कॉन्स्टलेशन बोलते हैं इसको। इसका एक बहुत अच्छा इफेक्ट है, आपके शरीर पे भी पड़ता है, आपके वातावरण पे भी पड़ता है। इसका ये इफेक्ट है कि एक क्षिप्र नक्षत्र कहा जाता है। क्षिप्र नक्षत्र का एक इफेक्ट सबसे बड़ा ये है कि वो बहुत फास्ट एक्शन करता है। और बहुत जल्दी एक्शन करके वो बॉडी में भी घुल जाता है। मतलब कि कोई भी काम अगर पुष्य नक्षत्र पे आपने स्टार्ट किया, कभी ट्राई करके देखना। पुष्य नक्षत्र पे कोई भी काम अगर आपने स्टार्ट किया, वो बहुत जल्दी फिनिश होने लगता है। वो क्षिप्र नक्षत्र में, और भी बहुत सारे नक्षत्र ऐसे हैं, 3 नक्षत्र और हैं जो क्षिप्र नक्षत्र में ही आते हैं। पर वहाँ पे यहाँ औषधियों से रिलेटेड उनका वर्णन यहाँ पे नहीं आया हुआ है। पर औषधियों से रिलेटेड जो बहुत जल्दी फास्ट एक्शन करने वाले जो स्पेसिफिक चीजें बताई गई हैं, वो पुष्य नक्षत्र पे ही बताई गई हुई हैं। तो मैम जैसे कोई भी चिकित्सा प्रणाली हो, वो आधुनिक हो या आयुर्वेदिक हो, उसमें कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होते हैं। हुँ, तो हुँ। आज के समय में आयुर्वेदिक दवाओं की जो सुरक्षा और गुणवत्ता है, उसकी जाँच कैसे होती है? उसका स्टैंडर्डाइज़ेशन प्रोसेस क्या है? देखो अब बहुत सारी मेडिसिन्स कंपनी आ चुकी हैं, ठीक जी। है? तो उसमें क्या है कि वो प्रॉपर जो शास्त्र में लिखा गया हुआ है, वो भी प्रोटोकॉल फ़ॉलो कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ जो हमारे गवर्नमेंट ने एक शेड्यूल बना रखा है कि आपको प्रिजर्वेटिव डालना है, कहाँ-कहाँ पे क्या-क्या चीज़ें यूज़ करनी है, कितने मंथ में उसकी एक्सपायरी देनी है, वो सारी प्रणाली भी यूज़ हो रही है। तो स्टैंडर्डाइज़ेशन और इसके जो प्रोसेस है बनाने का, उसपे बिल्कुल क्वेश्चन मार्क नहीं किया जा सकता है, ठीक है? तो और कुछ चीज़ें हैं, जैसे अभी मैंने कई बार सुना हुआ है लोगों से कि ये ज़हरीली होती हैं, जी। किडनी पे प्रेसिपिटेट कर जाती हैं, हाँ, किडनी जब डैमेज रस करती हैं। औषधियों की बात हाँ, होती है, तो एग्ज़ैक्टली। उसमें आप बताइए? बता सकते हैं कि जो है बहुत लोगों से मैंने ये सुना हुआ जी, है जी। कि रस औषधियों के जो है, जैसे रस हुँ। औषधियों का अर्थ होता है, रस का अर्थ होता है पारद, मतलब जी। मरकरी यूज़ हुआ है। बट मरकरी ऐसे होल फॉर्म में नहीं यूज़ कर दिया गया कि उस टैबलेट में मरकरी मिक्स की और पेशेंट को दे दिया, ऐसे नहीं होता है। कोई भी देखिए आयुर्वेद में मेटल भी यूज़ हुए हैं डेफिनिटली मेडिसिन बनाते वक़्त, पर मेटल ऐसे होल फॉर्म में नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि वो बॉडी में जा रहे हैं। हमारे आयुर्वेद में एक चीज़ बताई गई है षट पदार्थ, जी। जिसमें लास्ट में सबसे चीज़ बताई गई है समवाय। ये आयुर्वेदिक स्टूडेंट ही समझ सकते हैं या जी, जी। आयुर्वेदिक जिन्होंने पढ़ा होगा, यू नो वेरी वेल। समवाय का अर्थ होता है कि ऐसी चीज़, मतलब वस्तु 2 वस्तुओं के बीच का संबंध जो आपस में छूटने पर छो उनका अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। मतलब जब बॉडी में खाना या मेडिसिन कुछ जाती है, तो उसको बॉडी के सेल के अकॉर्डिंग उसमें कन्वर्ट होता है। ऐसा नहीं ना, आपने रोटी खाई तो आज यहाँ से रोटी निकल के लटक रही है। वो रोटी भी डाइजेस्ट होके उसका न्यूट्रिशन बॉडी के सेल के अकॉर्डिंग जाके तब वो हो रहा है, वहाँ पे न्यूट्रीट कर रहा है। उसी तरीके से औषधियों में जब मेटल में यूज़ होता है तो उसका प्रोसेस होता है बाहर ही। उसका जारण होगा, मारण होगा, ऐसे बहुत सारे प्रोसीजर बताए गए हुए हैं रसशास्त्र भेषज कल्पना में, जिसको बॉडी के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। उसके जो एनहांसिंग प्रॉपर्टी है, जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी है उसको एनहांस करके और जो उसके टॉक्सिक जो प्रॉपर्टीज़ है उसको कम करके,
उसके बाद वो टैबलेट फॉर्म में लाया जाता है। तो उसमें क्वेश्चन मार्क है ही नहीं कि वो बॉडी में प्रेसिपिटेट कर जाएगा, क्योंकि कुछ इंटरनल इंटेक के लिए उन्होंने बता दिया हुआ है। तो उसके बाद कहाँ से वो किडनी को इफ़ेक्ट कर सकता है? हाँ, एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि कभी-कभी कुछ-कुछ दवाएँ कर जाती हैं क्योंकि उनका प्रोसेस सही से नहीं हुआ रहता है। अब फिर वही बात आ जाती है कि आप स्टैंडर्डाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन की कैसे कर कैसे रहे आप कर रहे हैं, हैं? जी। तो वो डिपेंड करता है कंपनी पे। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहती यहाँ पे, बट यू हैव टू सर्च कि कौन-सी कंपनी अच्छा बना रही है, ठीक है? या फिर आप खुद से करो, खुद से आप बनाने के लिए आप स्टार्ट करो, अपनी मेडिसिन्स खुद से बनाइए, बेटर है। मैम आजकल ये जो चैट जीपीटी वाले और गूगल वाले पेशेंट्स आते हैं, इन्हें पेशेंट्स कम डॉक्टर ज्यादा कहना चाहिए। ये करना है, वो करना हाँ, है, हाँ, बीमारी हाँ। हुई नहीं कि गूगल से खोल हाँ, के। एग्ज़ैक्टली आई हैव आल्सो लॉट्स ऑफ तो आप तो पेशेंट लाइक डॉक्टर दिस। हैं, तो हाँ। आपको इनको ट्रीट करने में क्या दिक्कतें आती हैं? दिक्कतें नहीं आती हैं, हमारा दिमाग खराब होता है। एक्चुअल में क्या होता है कि इनको गूगल वाले डॉक्टर नहीं कह सकते हैं, हुँ, गूगल वाले पेशेंट डॉक्टर कह सकते हैं। जी। अभी क्या पेशेंट सामने से आते हैं और ये पूछते हैं कि मुझे ये दवाइयाँ मैंने ले चुकी हुई हैं। त्रिफला हुआ, मोशन हुँ, के लिए ले दिस दीज़ आर कॉमन मेडिसिन्स, जी, उनको जी। पता है। अब जब ऐड ही टीवी पे आ रहा है कि भई कायम चूर्ण ले लो, पेट सफा हो जा रहा है, तो हुँ, उनका वो क्यूरियोसिटी बन जाती है। ये कॉस्मेटिक बना रखा है बिल्कुल। कई कंपनियों ने ऐसे बना रखा हुआ है कि आप टीवी पे ऐड दे दे रहे हो। टीवी पे ऐड देने का मतलब कि आप नॉन साइंटिफिक पहले ही वहाँ बना दिए उसे। आप हर किसी को कायम चूर्ण नहीं दिया जा सकता, उसमें जी। सनाए पड़ा हुआ है। सनाए सबको साइड इफ़ेक्ट कर सकता है। ऐसे-ऐसे पेशेंट हैं जिनको अभी उनको नहीं पता है कि उनको रेक्टल कैंसर है या रेक्टम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, उनको सनाए दे दिया, क्या हालत होगी उनकी? वो तो पूरा मोशन की झड़ियाँ लगा देंगे ना। उनको ना वो केवल कॉन्स्टिपेशन की दवा है और कॉन्स्टिपेशन के बहुत सारे रीज़न होते हैं। दिस इज़ ओनली एन एग्जांपल आई एम टेलिंग यू। जी, जी। अब बात आती है कि अगर गूगल वाले पेशेंट आते हैं, तो उनमें कई चीज़ें हो जाती हैं। वो खुद से मेडिसिन चूज़ किए गूगल पे और उसकी मात्रा उन्हें नहीं पता कितनी लेनी है। हुँ, यहाँ पे आती है आयुर्वेद के ऊपर क्वेश्चन कि हमने आयुर्वेद भी लिया हुआ था और उसके बाद भी उसका इफ़ेक्ट नहीं हुआ। फिर जब क्वेश्चन और पूछते हैं कि आयुर्वेद में क्या लिया हुआ था? तो वो बताते हैं हमने त्रिफला लिया हुआ था। किससे पूछा था? सेल्फ डायग्नोसिस, सेल्फ डायग्नोस्ड। चैट जीपीटी चैट जीपी डायग्नोसिस। एग्ज़ैक्टली। अब चैट जीपीटी को हम ऐसे रॉन्ग नहीं कह सकते हैं, इट्स योर माइंड ना। तुम किसी कंप्यूटर से क्यों पूछ रहे हो? उसको तो उतना ही पता होगा जितना उसे बताया गया होगा। फिर आपकी बुद्धि कहाँ गई? आप तो इसके पहले चैट जीपीटी के पहले किसी के पास में पेशेंट नहीं थे या आप कभी बीमार ही नहीं हुए। आप तो डॉक्टर के पास में जाते थे ना, तो वहाँ क्यों नहीं गए फिर आप? आप क्यों उसका सहारा लिए हो? ताकि फीस ना देनी पड़े। बस इतना ही ना, इसीलिए ही होता होगा। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे चैट जीपीटी से पूछ लिया या गूगल से पूछ लिया, हमारे पास में आते कहते हैं हमें विरेचन कराना है। ज़रूरी है विरेचन? हम डिसाइड करेंगे उसे। एक डॉक्टर बता सकता है कि आपकी पित्तज प्रकृति है, पित्त प्रभुत मात्रा में है, तब हम विरेचन करेंगे, ज़बरदस्ती का नहीं करना है। अदरवाइज़ उसके साइड इफेक्ट्स भी लिखे गए हुए हैं। उसको कौन झेलेगा? और आयुर्वेद और एलोपैथ में सबसे बड़ा डिफरेंस बस यही होता है कि अगर पेशेंट आयुर्वेद लेके आता है ना, तो पूरी की पूरी पैथी बदनाम होती है। वो क्या कहते हैं हमने आयुर्वेद पहले लिया हुआ था, हुँ, किसी डॉक्टर का नाम रिवील नहीं होता वहाँ पे। लेकिन जब मॉडर्न में कोई पेशेंट खराब होता है तो क्या कहते हैं उन डॉक्टर से दवा ली हुई थी, इस वजह से हमें असर नहीं किया। फिर हमने दूसरा डॉक्टर चेंज किया और यहाँ पूरी-पूरी पैथी बदनाम होती है। हमने आयुर्वेद मेडिसिन ली हुई थी इसलिए हमें असर नहीं किया। ये डिफरेंस हो जाता है। मैम कई बार देखा गया है कि एलोपैथ में भी जब आप जाओ तो लिवर टॉनिक्स हो गई या स्किन डिजीज में बहुत सारी चीजें ये लोग हर्बल बोल के दे देते हैं, बट उसको ये रिवील नहीं करते कि वो आयुर्वेदिक है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगी? और लॉन्ग टर्म डिजीजेस जो होते हाँ, हैं, हाँ। क्रॉनिक डिजीजेस हो गए, और जैसे हमारा आयुर्वेद है वो स्किन डिजीज में काफी लाभदायक है, तो इस चीज में आप क्या कहना चाहती हैं? क्रॉनिक डिजीज़ेज़ के लिए जैसे इसके पहले आप ये जान लीजिए कि क्रॉनिक डिजीज़ेज़ के लिए अगर आप जा रहे हैं, जैसे बोन के लिए हुआ, स्किन के लिए हुआ, हेयर के लिए हुआ, इसमें मैं ये नहीं कहती कि एलोपैथ काम नहीं करता है या अदर पैथीज़ काम नहीं करती हैं, बट आयुर्वेद को हम आयुर्वेद के वाहक हैं, हम आयुर्वेद की तरफ से ये बता सकते हैं कि अगर क्रॉनिक डिज़ीज़ है, तो डेफ़िनेटली आयुर्वेद जड़ से खत्म करता है ना? काफ़ी चीज़ें लोग कहते हैं ना आयुर्वेद है, ले रहे हैं तो जड़ से खत्म करेगा, तो जड़ से खत्म करने का मतलब यही होता है कि रूट कॉज़ तक जा रहा है, इसलिए वो जड़ से खत्म कर रहा है। तो अब वो चाहे हर्बल बोल के दें या आयुर्वेद बोल के दें, काम तो हमारा आयुर्वेद ही कर रहा है ना। तो हमें इसमें कोई बुरा नहीं लगता है। वो आके दिखाते हैं कि मैम हम ये ले रहे थे, तो हमें बस एक सेंटेंस बोलना था, हाँ, ये तो आयुर्वेद है। अब उनको नहीं कहना है, उनको हमें नहीं आगे लाना है, ये उनकी प्रॉब्लम्स है। मैम इसी कड़ी में एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि आयुर्वेदिक दवाएं बहुत धीमे काम करती हैं। आप जल्दी आए थे।
मेरा तो उन लोगों से सबसे हाँ, पहला क्वेश्चन ये रहता है कि आप जल्दी आए थे? क्योंकि क्या है कि देखिए एक बहुत बढ़िया स्टोरी जैसा समझिएगा इसको कि पेशेंट बीमार हुआ, उसको बुखार हुआ, तो हुँ, उसने क्या किया? किसी डॉक्टर से नहीं सलाह ली। डोलो उन्होंने ले ली, उसको एग्ज़ैक्टली पैरासिटामोल उसको ले ली। पता था कि ये पैरासिटामॉल लेने से खत्म हो जाएगा। उसको ये नहीं पता कि उसके अंदर चल रहा वो ज्वर है, जो फीवर है, उसको आयुर्वेद में ज्वर के नाम से हुँ, हुँ, बताया गया हुआ है, बट फीवर इज़ अ टाइप ऑफ ज्वर, ऐसा कह सकते हैं। ये पूरा-पूरा ज्वर नहीं, ज्वर बहुत बड़ी चिकित्सा है, बहुत बड़ा एज़ अ सिम्पटम और व्याधि दोनों बताई गई है आयुर्वेद में उसके हुँ, लिए। तो आप ये सोचिए कि उसने ज्वर की मेडिसिन ले ली, फीवर की मेडिसिन ले ली, नहीं सही हुआ 3 दिन में। फिर उसने क्या किया कि मेडिकल स्टोर वाले, सेकंड डॉक्टर कौन हुआ? मेडिकल स्टोर मेडिकल वाला। स्टोर वाला। मेडिकल स्टोर वाले से भैया बुखार हो रहा था 3 दिन से, ये लिया था नहीं सही हुआ। अब मेडिकल स्टोर वाला अपना दवा बेचने के लिए क्या बोलेगा? आप ये नहीं ये वाली लेनी चाहिए थी, तो उसको दूसरी पकड़ा दी। अब मैं पैथी का नाम नहीं लूँगी कि कौन से पैथी वाला दे रहा है, वो आप समझिए। उसके बाद फिर से नहीं सही हुआ 3 दिन वो। 3 दिन तो खाएगा डेफ़िनिटली, 3 से 6 दिन हो गए अभी, सोचते रहिएगा। उसके बाद फिर वो नहीं सही हुआ, फिर पड़ोसी लोग आ गए, "अच्छा, तो आपने ये दवाई खाई थी?" तो हमने तो वो वाली खाई थी, उससे सही हो गई थी, आप भी एक टैबलेट ट्राई करिए। उसको भी दे दिया। तीसरा डॉक्टर कौन? ये। चौथा डॉक्टर कौन? फिर जो आपके एरिया सराउंडिंग में जो में, सराउंडिंग में जो सबसे नज़दीक में मिलते हैं, जो सबसे कम फीस लेते होंगे, क्लिनिक। पहले सबसे पहली बात ये बताइए जो सबसे कम फीस लेते होंगे उनके पास में जाएँगे और वो मेडिसिन लेंगे। उसके बाद भी अगर नहीं सही हुए तब कहीं जाके रेनाउंड डॉक्टर एमबीबीएस, एमडी वहाँ पे जाएँगे। फिर जब केस खराब हुआ तो हमारे पास में आके ये बोलते हैं आयुर्वेद में आके ये बोलते हैं कि आई एम गोइंग टू ट्राई। जस्ट हमें ट्राई करना है कि देखिए आयुर्वेद काम करता है। आप इतने दिनों के बाद में हमें ट्राई करने आए हो और आप सोचते हो कि हमारी मेडिसिन बहुत फ़ास्ट-फ़ास्ट काम करने लगेगी। पहले तो जितना खराब किया है उसको हम साफ करेंगे ना। पहले जो गंदगी मचाई है आपने शरीर में उसका झाड़ू-पोछा लगेगा, उसके बाद हमारी मेडिसिन काम करेंगी। पॉज़िटिव फैक्टर्स पे काम होता है। आप पहले दिन आए होते जिस दिन फीवर हुआ रहता, फिर हम फ़ास्ट एक्शन की बात बताते हैं आपको कि क्या होता है। और मैम एक मिथ ये भी है कि आयुर्वेद में इमरजेंसी ट्रीटमेंट्स नहीं है। टोटली मिथ। मैंने लास्ट सेंटेंस आपसे क्या बोला कि पहले दिन अगर आए होते तो इमरजेंसी मेडिसिन हम दिखाते क्या था? हाँ, जैसे कन्वर्जन्स हो गए, सीज़र्स हो गए। और भी बहुत सारी जी। ऐसी बीमारियाँ हैं जिसमें जैसे इंस्टेंट ब्लीडिंग होने लगी तो हुँ, आयुर्वेद हुँ। में क्या देते हैं या फिर कन्वल्जेंस जैसे आपने बताया वो और भी बहुत सारी आत्तेइक चिकित्सा इसको बोलते हैं इमरजेंसी मेडिसिन्स। डेफ़िनेटली ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद में इमरजेंसी मेडिसिन्स नहीं होती हैं। प्रॉपर ऑथेंटिक आयुर्वेदिक मेडिसिन दी जाती है। इसमें बहुत सारे कर्म हैं, कन्वल्जेंस हैं, इसमें नस से दे दीजिए। स्पेसिफिक मेडिसिन बताई गई है उसका नस से दे सकते हैं। विद्ध कर्म है उससे इंस्टेंट रिलीफ होता है बोन के पेन में, मसल्स पेन हो रहा हो, लोग अनेबल टू टॉक इस तरीके से भी आते हैं। मतलब उनको चल नहीं पा रहे होते हैं, वॉक में गेट में थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो रही होती है और विद्ध कर्म करते ही चल ले रहे हैं। ये आत्तिक चिकित्सा नहीं हुई तो और क्या है? इमरजेंसी मेडिसिन ही तो है ये। कहाँ आप जा रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि इमरजेंसी मेडिसिन ही मैम जैसे कि आपने बताया कि मन चंचल है और वो अग्नि को भी कहीं न कहीं कंट्रोल कर रहा है। तो जब हमें कोई मानसिक बीमारी होती है जैसे तनाव या स्ट्रेस या हम डिप्रेशन में हैं, तो क्या उस समय भी अग्नि का कोई रोल होता अरे! है? बिल्कुल उस होता है रोल। आप एग्ज़ाम टाइम पे देख लो। आपके एग्ज़ाम है, आप टेंशन में हैं, या तो भूख बढ़ हम जाएगी या बहुत तो कम हो टेंशन में जाएगी। हैं। एग्ज़ैक्टली वही मैंने कहा ना या फिर कोई तनाव में रहता है तो उसकी भूख खत्म हो जाती है। हुँ। क्रोध में है तो भी भूख खत्म हो जाती है, नहीं खाऊँगा। ये होता है मन का कनेक्शन अग्नि से कि आप सबसे पहले उसी पे ही टूट पड़ते हो। बहुत खुश हैं, आज कुछ अच्छा खाते हैं। हुँ। क्यों? क्योंकि अग्नि तीव्र हो रखी है, मन प्रसन्न है, अग्नि जठराग्नि भी प्रसन्न है। तो टोटली रिलेशन है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि आप मन कहीं अलग से लाके जोड़े हो, किसी दुकान जी। से खरीद के लाए थे और शरीर में डाल दिए, तो शरीर का एक पार्ट ही है ना। जैसे लोग कहते हैं डॉक्टर साहब पहले आप ना हड्डी वाली बीमारी सही कर दीजिए, फिर हम पेट वाली बीमारी का दवा ले जाएँगे। हुँ। तो हड्डी और पेट अलग से नहीं जुड़े हुए थे, वो तो पूरी संपूर्ण चिकित्सा हो रही है ना। और क्या पता अग्नि के डिस्टर्ब होने की वजह से आपकी हड्डियों में प्रॉब्लम हुई हो, जो हुँ। कि हम डायग्नोस करेंगे सिर्फ और अगर ऐसा हुआ है तो पहले अग्नि सही करेंगे ना, तब आपकी हड्डियों की चिकित्सा जाएगी और अग्नि सही करते-करते हड्डियों की चिकित्सा देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, वो सही हो जाता है। फिर आप अलग से क्यों कह रहे हो इसको? टोटली रिलेशन है आपका मन से, आपकी अग्नि से, आपके स्किन से, डेफिनिटली। मैम जैसे आजकल लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर्स जो हैं, डायबिटीज़ हो गए, पीसीओएस हो गए, पीसीओडी हो गए, तो इसमें आयुर्वेद कितना लाभकारी है? अरे! आयुर्वेद ही लाभकारी है सिर्फ़ इसमें आई मस्ट से सिर्फ़ और सिर्फ़ आयुर्वेद ही लाभकारी है। जैसे एक क्वेश्चन ये भी आता है कभी-कभी कि आयुर्वेदिक मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हुँ, होते हैं क्या? हुँ, हुँ। अ, एक सेंटेंस एक डॉक्टर से मैंने सुना हुआ था कि नो इफ़ेक्ट नो साइड इफ़ेक्ट।
मतलब अगर कोई मेडिसिन इफेक्ट नहीं कर रही है तो ही साइड इफेक्ट नहीं करेगी, अगर इफेक्ट कर रही है डेफिनेटली साइड इफेक्ट्स हैं। तो आयुर्वेद के भी मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स हैं, हम ये भी बता दे रहे हैं। क्योंकि अगर आपने उसको उचित मात्रा में नहीं ली, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि कायम चूर्ण लेते चले जा रहे हैं और रेक्टम का क्या हाल हो रहा है, डजंट नो। तो अगर मात्रा में सही नहीं ली, सही काल पे नहीं लिया, खाना खाने के पहले लेना है या बाद में लेना है, बीच में लेना है या मिक्स करके लेना है, ये आपको एक उचित और सही वैद्य ही बता सकता है। मैम अभी एक नई रिसर्च हुई है लोकल एनेस्थीसिया इंजेक्शन की आयुर्वेद हाँ, में। वो एक्चुअली वो लोगों का मिथ था ना कि एनेस्थीसिया पे ही आयुर्वेद मात खा रहा है। जी। तो वेलकम टू न्यू वर्ल्ड कि आप लोग हर्षा 22 के बारे में देखिए, सुनिए, जानिए कि लोकल एनेस्थीसिया भी हमारे आयुर्वेद में रिसर्च हो चुका है। और डेफिनेटली हम आगे बढ़ रहे हैं और भी आगे बढ़ते जाएंगे। और जो हमारी पुरानी पद्धति, जो आपने पहला क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ था, पुरानी पद्धति अब वो नए रूप में आ रही है ना। और जैसे लोग पहले जैसे थे अभी वो बिल्कुल चेंज हो चुके हैं, वैसे ही हमारा पूरा का पूरा आयुर्वेद भी चेंज आपको दिखेगा। तथ्य चेंज नहीं होते, प्रिंसिपल्स चेंज नहीं होते, हम उस पर न्यू इक्विपमेंट लेकर आ रहे हैं। ठीक है। और हम्म, सबसे बढ़िया यही है कि हम एनेस्थीसिया में भी आगे बढ़ेंगे। अब मैम दो शब्द स्टूडेंट्स के लिए कुछ, स्टूडेंट्स के लिए जो मैं बस, आयुर्वेद के फील्ड में बीएमएस कर रहे हैं। हाँ हाँ, जो बीएमएस में सबसे पहले जो हमसे इंट्रोड्यूस होते हैं फर्स्ट ईयर के लोग, जो कि ये जानते हैं, ये सोचते हैं कि हम बहुत गलत जगह आ गए, एमबीबीएस नहीं मिला तो इसलिए आयुर्वेद में आ गए हैं। तो डोंट थिंक लाइक दैट कि आपको एमबीबीएस नहीं मिला इसलिए आप आयुर्वेद में आए हुए हैं। यू आर अ बेस्ट प्लेस। मतलब आप सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद के लिए बने थे, इसलिए आपको आयुर्वेद ने चूज कर लिया हुआ है। हमने ठीक है। आयुर्वेद को नहीं चुना है, आयुर्वेद ने आयुर्वेद ने हमें चुना हमें है। चुना हुआ है। वी आर ओनली द एलिजिबल पर्सन फॉर रीड एंड लर्न आयुर्वेदा। इस वजह से हमें हमेशा प्राउड करना चाहिए कि हम बीएमएस स्टूडेंट हैं और हम आयुर्वेद सीख रहे हैं, हम उसको आगे लेके जाएंगे। मैम फर्स्ट प्रॉफ के बच्चे जिनका एग्जाम आ रहा है उनके लिए भी कुछ कह दीजिए। बहुत अच्छी पढ़ाई की हुई है सबने, बहुत अच्छे से 1.5 साल बिताए हुए हैं, बहुत अच्छा करेंगे आप लोग। बस जो पढ़ा हुआ है उसी को रीड करते जाइए, और जो श्लोकास हैं वो डेफिनेटली याद करना ही पड़ेगा। और उसको याद करेंगे तो आगे आप जैसे प्रैक्टिस भी करेंगे तो उसका कितना बेनिफिट होता है वहां आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है मैम, हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। इसी के साथ हमारी आज की चर्चा समाप्त होती है। स्वास्थ्य केवल रोगों की अनुपस्थिति नहीं बल्कि शरीर, मन और जीवन के संतुलन की अवस्था है। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।